सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। और अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं आई गेस। बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको स्क्रीन पर आपकी दिख रहा होगा, आई होप कि ये आपका है क्या। ये है बच्चों आपका कि सेलिएंट फीचर्स क्या है डीएनए के। देखिए, हमने अभी तक जो बात की है वो हमने बात की है कि बॉन्डिंग कैसी होती है डीएनए में। हमने बॉन्डिंग देखी। हमने क्या क्या देखा था उस बॉन्डिंग के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने ये देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स थे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, इनको आपस में जोड़ने वाला जो बच्चों बॉन्ड था, इनको आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड था उसको आपने फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? अच्छा, जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, एक पैरेलल होती है एक एंटी पैरेलल होती है। सॉरी, जो एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं इनको इनको भी आपस में जोड़ा जाता है, इन्हें भी आपस में जोड़ा जाता है बच्चों। और कैसे जोड़ा जाता है, यू नो इट वेरी वेल, है ना। कि क्या जोड़ा जाता है ये आप जानते हैं कि इन्हें आपस में जोड़ने वाले जो दो डीएनए के धागों को जोड़ने वाले, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बच्चों, दो डीएनए के धागों को आपस में जोड़ने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना। अच्छा, देखिए, जब हम बात करते हैं डीएनए तो डीएनए का एक मॉडल है जो बहुत फेमस हुआ। 1952-53 की बात है ये। तो उस मॉडल का नाम है डबल हेलिकल मॉडल। कौन सा बच्चों? डबल हेलिकल मॉडल था डीएनए का। और इस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को देने वाले जो साइंटिस्ट लोग माने जाते हैं वो कौन है हमारे बच्चों? वो हैं वॉटसन एंड क्रिक। कौन? वॉटसन एंड क्रिक। और इन्होंने किसके बेसिस पर दिया था? एक एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक्सरे आप जानते हैं, हम हड्डियों का एक्सरे लेते हैं, है ना। उसी तरीके से हड्डियों की जगह एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला गया था एक मॉलिक्यूल का। किसके द्वारा, किसके जरिए? वो थे आपके मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों, क्या देखा गया था, इनका जो एक्सरे इन लोगों ने जो निकाला था एक्सरे, उसके बेसिस पर वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल डीएनए मॉडल दिया। ठीक है। तो डबल हेलिकल डीएनए मॉडल को देने वाले आप लोग क्या नाम दोगे अगर पूछा जाए? तो आप बोलेगे सर ये है वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन अगर पूछा जाए किसके बेसिस पर दिया, तो मॉरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन ने बच्चों जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाला था उस पर दिया है। ठीक है, दो अलग अलग सवाल हैं और पहले हमने पढ़ा है चारगफ रूल। ओके। अब बच्चों हम बात करें इसके अंदर, जब हम सेलिएंट फीचर्स की ही बात करें तो सेलिएंट फीचर्स में मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि डीएनए का धागा पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है, तो आप बोलोगे सर एंटी पैरेलल होता है। बिल्कुल सही बात है ना। अब एंटी पैरेलल क्यों होता है, तो आंसर है जो चारगाफ भाई साहब ने हमें बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से हमें एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि ये अगर 5 प्राइम एंड है तो ये लंबा सा डीएनए का धागा ये 3 प्राइम एंड पर आकर खत्म होगा। इस तरफ अगर ये 3 प्राइम एंड है तो इस तरफ 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है, एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, पैरेलल क्यों नहीं होते, ये आपसे पूछा जाए सवाल। तो पहला आंसर तो इसका ये होता है बच्चों कि सर इन दो डीएनए के धागों को आपस में जोड़ने वाली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है कि नहीं होती है? अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दो डीएनए के धागों को जोड़ती हैं तो एडेनिन के सामने हमेशा कौन आता है? आई थी। एडेनिन के सामने थाइमीन और साइटोसिन के सामने गुआनिन, है ना। तो कभी भी क्या सेम नाइट्रोजनस बेसिस आमने सामने आ सकते हैं? जब वन के सामने वन या टू के सामने टू या थ्री के सामने थ्री नहीं आ सकता नंबर, तो क्या ये पैरेलल पॉसिबल है? जब पैरेलल पॉसिबल नहीं है तो बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी होती है दो धागों को बराबर रखने की, वो होता है उसको उल्टा कर दीजिए। और उल्टा करने को आप क्या बोल देंगे बच्चों? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल हमारे डीएनए का धागा होता है, मतलब अगर एक धागे की शुरुआत 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हो रही है तो दूसरा जस्ट उल्टा होगा।
3 प्राइम से 5 प्राइम। तो अपोजिट डीएनए होते हैं हमारे पास। डीएनए के जो धागे होते हैं बच्चों, ये दो हमारे पास जो धागे हैं डीएनए के, ये आपको ध्यान रखना है क्या कि इसमें बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए डीएनए एंटी पैरेलल होता है। सिंपल। अच्छा बच्चों, जो बेस पेयर होते हैं हमारे डीएनए में, ये आपको मालूम चलना चाहिए कि जो हमारे पास एक अल्फाज पूछा जाता है आपसे कि आप हमें ये बताइए, सिंपल सा सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि सिंपल ये बात बताइए कि हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय पिच, डीएनए की पिच क्या होती है। तो सिंपल कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि अगर ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री सर। अगर एक बार और 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री का एंगल हो गया ये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसी को हम सीधा कर दें, कुछ ऐसा कर दें, और फिर इसको एक और सेम तरीके से बना दें, तो ये डीएनए का हेलिक्स बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो आप अगर ध्यान से यहाँ देख पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री है कि नहीं है? यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री का एंगल होगा। और 360 डिग्री के एंगल में जो डीएनए की लंबाई आती है बच्चों, इसको कहा जाता है हेलिक्स। क्या कहा जाता है? हेलिक्स। और हेलिक्स की बच्चों लंबाई एनसीईआरटी में दी हुई है 3.4 नैनोमीटर। कितनी दी हुई है? 3.4 नैनोमीटर। आपसे पूछेगा कि एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर अटैच होते हैं या कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। एक हेलिक्स के अंदर एक हेलिक्स के अंदर बच्चों कितने बेस पेयर होते हैं, जरा पीछे वाले डायग्राम पर आप लोग आइए, आपको पता चलेगा कि ये आपका, अगर मैं पूछूं, आप यहां ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये एक टिपिकल हमारा डीएनए का एक हेलिक्स है। ये हमारे डीएनए का बच्चों हेलिक्स है, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स की लंबाई कितनी दे रखी है? 3.4 नैनोमीटर। और बच्चों जैसे थाइमिन के सामने ये आपको एडिनिन दिख रहा है, यहाँ साइटोसिन के सामने आपको ग्वानिन दिख रहा है ना। जो ग्वानिन के सामने साइटोसिन, मतलब ये तरीके से अगर हम इनको ऐड करें तो ये टोटल कितनी बेसिस होती हैं, तो याद रखना एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। और कितनी बेसिस होंगी? तो आप बोलोगे सिंपल सा आंसर है 20 बेसिस होंगी। कितने बेस पेयर होंगे? तो 10 बेस पेयर होते हैं। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। तो हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? आप बोलेंगे 10 बेस पेयर्स आर देयर। तो हमारे पास पूछा जाएगा एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 10 बेस पेयर। और मैं क्या ये बोल सकता हूँ 10 बेस पेयर जो है, जो एक हेलिक्स बना रहा है, ये 360 डिग्री पर घूमने के बाद बनाते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो एक बेस पेयर बच्चों कितना डिग्री बनाएगा? एक बेस पेयर का कितना डिग्री पर आपका अरेंजमेंट होता है? तो वो होता है बच्चों 36 डिग्री पर अरेंजमेंट। ठीक है, अल्फाज याद रहेगा। और ये 36 डिग्री बात होगी। अच्छा, हमारे टोटल डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे डीएनए में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर बच्चों पाए जाते हैं। हाउ मेनी? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। और जब 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हैं, तो बताइए 10 बेस पेयर हमारे एक हेलिक्स में होते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने हेलिक्स बनेंगे? एक हेलिक्स में कितने? 10 बेस पेयर। तो बताइए 10 बेस पेयर मिलकर, अगर मैं बोलूं आपसे, एक हेलिक्स तैयार कर रहे हैं। चलिए, तो एक बेस पेयर से कितना होगा? 1/10 हेलिक्स। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास बेस पेयर? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 अगर हमारे पास बेस पेयर हैं, तो बच्चों क्या होगा? तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो आपके पास ये 10 डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 10 की पावर 8। 6.6 इंटू 10 की पावर 8 हेलिक्स बच्चों आ जाएंगे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा बच्चों, 10 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 कितना नैनोमीटर। तो मैं पूछूं आपसे एक बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा आपका 3.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब सवाल एक पूछा जाता है, सेलिएंट फीचर्स में वापस आऊंगा,
कि आप लोगों को अगर यहाँ दिखाया जाए बच्चों कि डीएनए का जो ये तुम्हारे पास अगर ये पूछा जाए आपसे, ये जो डीएनए की बैकबोन है, मेन हिस्सा, ये बैकबोन बनाने वाला कौन होता है? तो बैकबोन बनाने वाला शुगर, जो पेंटोज शुगर था हमारा, डीऑक्सीराइबोस। और दूसरा बच्चों कौन होता है? फॉस्फेट ग्रुप। कौन होता है भैया? फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर हमारे डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। देखो मिला यहाँ, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है अंदर की तरफ होती है कि नहीं होती है? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ होती है, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रोजनस बेस बच्चों कहाँ होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ होती है ये भी पता होगा आपको। सिंपल, कि बैकबोन बनाने वाला कौन? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन थाइमिन, ये सब, ये अंदर की तरफ होती हैं प्रोजेक्टेड, इनवर्ड प्रोजेक्टेड होती हैं, आउटवर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, इनवर्ड प्रोजेक्टेड होती हैं, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। अल्फाज याद रहेगा, इनवर्ड प्रोजेक्टेड होती हैं, आउटवर्ड प्रोजेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, तभी तो वो बॉन्डिंग बनाएंगे जब अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। जब ये दोनों धागों से बाहर होंगे तो बॉन्डिंग कैसे होगी? दैट्स वाई दे आर इनवर्ड प्रोजेक्टेड। अल्फाज याद रहेगा, आई होप। फिर बच्चों आपसे पूछा जाता है, जो हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, फिर से मैं इस डायग्राम पे आता हूँ। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका जो प्लेन होता है, प्लेन का क्या मतलब है यहाँ पर? एरोप्लेन नहीं है, प्लेन मतलब होगा इसका और उसके नीचे वाले का, इसके ऊपर वाले का, उसके नीचे वाले का, सबका अरेंजमेंट एक के नीचे एक होगा, आगे पीछे नहीं होंगे। तो एक सबका प्लेन एक के ऊपर एक। आप बस मेरी बात सुनिए, अपनी हथेली को अपने दूसरे हाथ की हथेली पर बिल्कुल आमने सामने रखिए। तो इसको आप बोलते हैं कि जो प्लेन है बेस पेयर का, ये प्लेन, एक प्लेन का बेस पेयर, दूसरे प्लेन का, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए और ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसकी वजह से सिमेट्री अच्छी हो जाएगी ना। तो अरेंजमेंट की वजह से, सिमेट्री की वजह से बच्चों, जो हमारा डीएनए होगा, ठीक है, जो डीएनए होगा वो हमारा और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा। इसी में आता है नीचे की तरफ सेंट्रल डॉगमा। इस सेंट्रल डॉगमा क्या है बच्चों? कि हमारी जिंदगी की जो भी कड़ी है, जो हमारी जिंदगी चल रही है, वो इसके अराउंड चल रही है। किसके अराउंड? कि भाई डीएनए से हमारा बनता है हमेशा कौन? आरएनए। और आरएनए से बनता है कौन? तो आप बोलेंगे सर प्रोटीन। बच्चों डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अच्छा, डीएनए से डीएनए भी बनता है, इसको आप बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। और बच्चों और क्या होता है कि जो आरएनए है इससे डीएनए बनता है, इसको आप बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको टीमन बेल्टिमोर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, ये किसमें डिस्कवर किया था? टीमन बेल्टिमोर ने। कहाँ किया था? वायरस में किया था। जो एड्स के वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं, तो वहां वो आरएनए से डीएनए बनाने की भी क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। इसको आप बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसी में एक चीज बच्चों ये भी पूछी जाती है कि आप ये बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए आर देयर? कितने टाइप के डीएनए होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास अगर हम देखें तो बच्चों 5 मेन तरीके के डीएनए होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है बच्चों, ये 5 मेन तरीके के डीएनए होते हैं। लेकिन हम जो पढ़ते हैं सर, वो कौन सा होता है जो हमारी बॉडी में है बच्चों? तो हमारी बॉडी में पाया जाता है बी डीएनए।
और बच्चों बी डीएनए सबसे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस डीएनए होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। और बाकी जितने भी हैं बच्चों, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। हम पढ़ते हैं बी डीएनए बच्चों, याद रखना। अच्छा, कुछ अल्फाज पूछे जाते हैं, जैसे बी डीएनए हम पढ़ते हैं तो हमारे हेलिक्स में बच्चों कितने बेस पेयर थे? तो आप लोगों ने देखा 10 बेस पेयर थे। 10 के आगे आ जाओ तो सी में होते हैं 11 बेस पेयर, डी में होते हैं 12 बेस पेयर, और जेड में होते हैं बच्चों 13 बेस पेयर। और पीछे आएंगे, ए में तो बच्चों यहाँ होते हैं करीब अप्रोक्सीमेटली 9.3 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, सवाल एक और पूछा जाता है, इन सब में कौन राइट हैंडेड होता है, कौन लेफ्ट हैंडेड होता है? ये सवाल आ चुका है एक बार, तो बच्चों मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ उसको। ए बी सी डी ये सीधे रास्ते पे चलते हैं, मतलब ये बच्चों राइट हैंडेड होते हैं। और बच्चों जो जेड डीएनए होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। बस इतने से ज्यादा और कोई सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है इसका बच्चों। फिर भी मैंने आपको ये चीज एक थोड़ी सी बता दी है। ओके, अब बच्चों बात आती है जो आप एनसीईआरटी में देख पा रहे होगे, अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और बच्चों वो है आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। उससे पहले मैं आपसे अगर पूछूं, अभी जो जस्ट हमने पढ़ा है, कि हमने पढ़ा है एक हेलिक्स के अंदर, वन हेलिक्स में कितने बेस पेयर पढ़े हमने अभी? तो आपने देखा 10 बेस पेयर पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? और एक बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होता है? 0.34 नैनोमीटर का, है ना? तो सोचो कितने बेस पेयर हैं टोटल, ऐसे करते 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 ऐसे ऐसे आते 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 फाइनली कितना होगा? 6.6 इंटू 10 की पावर 9। तो पूछा जाएगा ये कितने, लंबाई कितनी है, ये लेंथ लेंथ कितनी है? तो आपको लेंथ निकालनी है, क्या करोगे? अगर मैं पूछूं एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 है, सबका निकालना है तो क्या कर दोगे? सर सबका निकालना है तो बेस पेयर से मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूं एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो 10 रुपए है, तो अगर मैंने 100 खरीदे तो क्या करूंगा? मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही बात है कि अगर सर एक बेस पेयर में लंबाई 0.34 है, तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो हमारे डीएनए की लंबाई हो जाएगी। तो इसको 6.6 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम हमारे डिस्टेंस को, जो हमारे एक बेस पेयर के बीच होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको यहाँ -9 को +9 से डिलीट कर दूंगा, कट कर दूंगा, और फाइनली जो मेरा आंसर आएगा ये आएगा 2.18, या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं होती है। इतना लंबा इतना बड़ा डीएनए हमारे एक सेल, चुन्नू से सेल के अंदर कैसे आ जाता है भैया? इतना लंबा डीएनए, हाउ इज इट पॉसिबल? इतना बड़ा डीएनए बच्चों हमारे छोटे से सेल में कैसे आ जाता है? ये आपको मालूम चलना चाहिए कि बच्चों छोटा सा डीएनए, सॉरी छोटा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर हम साइज देखें नॉर्मली करीब 10 की पावर -15 होता है, बहुत छोटा। मतलब एक तरीके से एक बड़े से ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में एक छोटी सी सुई रखी हुई है, बिल्कुल सेंटर में, क्या दिखेगी वो सुई? कितनी छोटी सी होगी। बिल्कुल वैसा ही हमारे न्यूक्लियस का हाल होता है कि अब हमारा न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा बड़ा रहता है। जैसे एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में आप लोग देखोगे तो फुटबॉल रखी है छोटी सी, कितना बड़ा ग्राउंड होता है, एक छोटा सा, उसमें इतने बड़े डीएनए को आप कैसे एक जगह रख सकते हो? तो याद रखना, इसके लिए अल्फाज आता है डीएनए की पैकेजिंग होती है। और बच्चों पैकेजिंग कैसे होती है? सुपर कॉइलिंग से होती है। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए होता है, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए की, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉइलिंग नहीं, सुपर कॉइलिंग। अब बच्चों दिमाग में आ रहा होगा सुपर कॉइलिंग कैसे होती है? सुपर कॉइलिंग डीएनए की कैसे होती है अगर मैं पूछूं, तो डीएनए का धागा तो बहुत लंबा है, इस धागे को कौन है जो लपेट लेता है अपने ऊपर? कॉइलिंग कौन कर लेता है? तो उसके लिए बच्चों कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है। पहले जो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पैकेजिंग होती है इन प्रोकैरियोट्स। जो बच्चों प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, उनमें भी तो डीएनए होता है बच्चों, न्यूक्लियस नहीं होता है उनमें, है ना? जब न्यूक्लियस नहीं है तो जो न्यूक्लियस वाला, जैसे न्यूक्लियस जैसा रीजन जो होता है जहाँ पे इनका डीएनए पाया जाता है, उस न्यूक्लियर रीजन को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियस जैसा। ठीक है बच्चों, इनके अंदर जो इनका धागा होता है डीएनए का, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे ई कोलाई,
ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बच्चों इसके अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और आप जनरली जानते हैं एक बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है जनरली वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। अगर आपसे पूछूं मैं लेंथ निकालिए इसकी, लेंथ ऑफ इनके डीएनए की निकालेंगे तो करीब करीब जो लेंथ आती है मिलीमीटर में 1.36 मिलीमीटर में आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों ये तो बहुत बड़ा होता है मिलीमीटर। डीएनए बैक्टीरिया के हिसाब से, बैक्टीरिया अगर ये है तो मिलीमीटर डीएनए इतना बड़ा दिखाई देगा, मिलीमीटर डीएनए। तो सोचो इतना बड़ा डीएनए इस छोटे से बैक्टीरिया में कैसे आएगा। आंसर वही है, सुपर कॉइलिंग। क्या आंसर है बच्चों? आंसर है आपका सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए में सुपर कॉइलिंग होती है। और बच्चों प्रोकैरियोट्स में जो सुपर कॉइलिंग होती है, प्रोकैरियोट्स में जो सुपर कॉइलिंग होती है, उस सुपर कॉइलिंग को कराने वाला जो बच्चों प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? उस प्रोटीन का नाम होता है न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रोटीन। क्या होता है भैया? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, NAP, नैप, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन होता है। और बच्चों ये जो न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन होता है, सपोज कीजिए मैं आपको सामने ये दिखा रहा हूं, तो ये प्रोटीन है, इसके अराउंड, इसके चारों ओर मेरा डीएनए क्या होगा, बैक्टीरिया में इकट्ठा हो जाएगा, कॉइल बनाएगा और बड़ी बड़ी सी लूप्स तैयार होती हैं, लार्ज लूप्स की फॉर्म में। और किस रीजन में होता है बच्चों? कौन से रीजन में होता है? हमने आपको क्या बताया, आप लोग एनसीईआरटी खोलकर देख सकते हैं, ये रीजन दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको ये रीजन मालूम होना चाहिए। बच्चों वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो बच्चों यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें कैसे पैकेजिंग होती है, ये जरा एक बड़ा फंडा है। तो यूकैरियोट्स में बच्चों जो पैकेजिंग होती है उसके लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, जैसे यहाँ लगा था नैप प्रोटीन, यहाँ जो बच्चों प्रोटीन्स लगते हैं उन प्रोटीन्स का नाम होता है, क्या नाम होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या नाम होता है? हिस्टोन्स। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फाज याद रहेगा भैया, क्या? वो होते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन को बनाने वाले जो बच्चों, प्रोटीन को बनाता है अमाइनो एसिड, कौन बनाता है? अमाइनो एसिड बनाता है सर। तो प्रोटीन को बनाने वाला जो ये हिस्टोन प्रोटीन को अमाइनो एसिड बनाता है बच्चों, वो होता है हमारा लाइसीन ज्यादा होता है और आर्जिनिन ज्यादा होता है। बच्चों ये दोनों जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब इन्हीं का इस्तेमाल बच्चों ज्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा बच्चों डीएनए होता है ये नेगेटिवली चार्ज एसिडिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे कहीं इकट्ठा करना है, कहीं चिपकाना है, तो पॉजिटिव को किस पर चिपकाया जा सकता है? नेगेटिव को, सॉरी, किस पर चिपकाया जा सकता है? पॉजिटिव पर। इस वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये बच्चों 8 सब यूनिट के बनते हैं। कितने? 8 सब यूनिट, मतलब 4 पेयर होता है। अब वो क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इसमें जो 4 पेयर होते हैं तो उसमें एक पेयर का नाम होता है H2A, दूसरे पेयर का नाम होता है बच्चों H2B, तीसरे पेयर का नाम होता है बच्चों H3, चौथे पेयर का नाम होता है H4। और इनको आपस में बांधने वाला एक अलग से रहता है H1 डीएनए। H1 डीएनए बोल रहा हूँ, H1 हिस्टोन। ये सब चीजें आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। आप ध्यान से देखिए इसमें तो आपको मिलेगा भैया ये H2A है, ये आपका H2B है, पीछे भी आप देख पा रहे हैं H2A, पीछे भी आप देख पा रहे हैं H2B, ये है आपका H4 और H3, पीछे देख पा रहे हैं आप लोग, ये है H3, ये है आपका H4। तो इन सब से मिलकर जो हिस्टोन होते हैं कितने सब यूनिट से मिलकर बनते हैं? 8। तो 8 के लिए बच्चों क्या नाम आया? ऑक्टामर। और बच्चों आपको एक दिख रहा होगा ये रेड वाला पोर्शन, इसको आप बोलते हैं H1 हिस्टोन। और बच्चों ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाया गया है ना, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये ब्लू पोर्शन जिसको अब मैंने ब्लैक कर दिया, ये ब्लू पोर्शन बच्चों जो होता है ये हमारा डीएनए। तो डीएनए इस तरीके से लपेटा जाता है किसके ऊपर बच्चों? हिस्टोन के ऊपर।
और बच्चों हिस्टोन प्लस H1 हिस्टोन को मिला देंगे, ठीक है, तो बच्चों ये क्या बनता है, इसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और डीएनए इसके ऊपर हमारा अटैच होता है ऑक्टामर के ऊपर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी में बच्चों ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर भी आप देखिए, ये हमारा डीएनए है जो रैप्ड अराउंड है, ये हमारा H1 हिस्टोन है बच्चों, ये हमारा ऑक्टामर है। ऑक्टामर आप जानते हैं 8 सब यूनिट से मिलकर बनता है ना। और इसके ऊपर हमारा ये डीएनए रैप अराउंड होता है। अब जाहिर सी बात है आपको समझ में, दिमाग में ये चीज आ रही होगी, सर कितना लंबा डीएनए हमारे एक न्यूक्लियोसोम या एक ऑक्टामर पे चढ़ जाता है ना। चलिए ये भी बताते हैं आपको कितना डीएनए होता है बच्चों। हम डीएनए की लंबाई को हम उसके बेस पेयर से पता लगा लेते हैं, है ना। तो याद रखना, जो हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम होता है, जो ये एक न्यूक्लियोसोम होता है, तो बच्चों याद रखना इस पे कितना डीएनए का बेस पेयर अटैच हो जाता है। तो कितने बेस पेयर, एक न्यूक्लियोसोम बच्चों 200 बेस पेयर अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, कॉइल कर लेते हैं। अच्छा, 200 बेस पेयर बच्चों मिलकर बना सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम। अगर पूछा जाए कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, हमारे पास तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होती हैं। तो बच्चों कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, तो आपको पता लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 के लिए निकालना पड़ेगा, 1 बेस पेयर के लिए तो 200 से मल्टी डिवाइड कर देंगे। और फिर 6.6 के लिए निकालना है, जैसे आपको मैं पूछूं इस तरीके से कि सर 200 बेस पेयर मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। बच्चों जो चीज दी होती है उसी के रेस्पेक्ट में निकाल लिया करो। जैसे मुझे बेस पेयर दी हुई है तो बेस पेयर के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, 200 से एक बनता है, तो एक से कितना बनेगा, 1/200। तो अगर मैं पूछूं 1/200 बना, तो बताओ फिर 6.6 इंटू 10⁹ के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/200 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 10⁹। ये दो जीरो से मैं यहाँ दो काट दूंगा तो बचेगा 7, और 2 से ये काटूंगा तो 3.3 इंटू 10⁻7 आपके पास ये अल्फाज आएगा। मतलब कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स होंगे बच्चों। अच्छा, मतलब ये किस तरीके से दिखाई देते होंगे, मतलब ये तुमने न्यूक्लियोसोम बनाया ऑक्टामर वाला, इसके ऊपर बच्चों डीएनए किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे डीएनए रैप्ड होगा, फिर इस पे रैप्ड होगा, फिर इस पे रैप्ड होगा। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक धागा है व्हाइट कलर का, उसमें दाने दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही आंसर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तस्बीह पर दाने, माला में जो आपके मोती होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला ये आपके पास स्ट्रक्चर तैयार होता है। और इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले स्ट्रक्चर को जो देखा जाता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे देखते हैं। अल्फाज याद रहना चाहिए, किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख पाएंगे उस डायग्राम को। फिर बच्चों अगर मैं आपको यहाँ बताऊं बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले के बाद, तो मैं आपके पास एक डायग्राम और दिखाता हूँ आपको, मेरे पास एक और है। और वो है बच्चों के जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला, चलिए ये है आपके पास, मुझे मिल गई। ये आप लोग जरा डायग्राम देखिए, इसको मैं दूसरे पेज पर लेकर आता हूँ, यहाँ लेकर आता हूँ। बच्चों ये जो डायग्राम है इसमें आप बिल्कुल पूरा शुरुआत से दिया हुआ है कि क्या क्या होगा। ये डायग्राम देखिए आप लोग, इसमें आप देखिए डीएनए की सुपर कॉइलिंग, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर, तो बच्चों डीएनए की यहाँ सुपर कॉइलिंग दिखाई गई है। ये आपको दिख रहा है H2A H2B H3 H4, ये है आपके बीड्स ऑन स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम्स। तो बच्चों एक कॉइलिंग होती है, तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग तस्बीह के दाने। फिर कॉइलिंग की बच्चों ये सुपर कॉइलिंग होती है। जो सुपर कॉइलिंग होती है ना बच्चों, इससे बनता है क्रोमैटिन। क्या बनता है, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का ये लंबा धागा बच्चों क्या कहलाता है, क्रोमैटिन फाइबर। और बच्चों क्रोमैटिन फाइबर से ये जो स्ट्रक्चर बना, ये कहलाता है क्रोमोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इससे पूरा समझ सकते हैं।
ध्यान से देखिए, ये मेरा डीएनए का धागा है, ये मेरा डीएनए का धागा दिख रहा है आपको। बच्चों इस डीएनए के धागे को किसके अराउंड हम गोल गोल घुमाते हैं? तो आप लोगों का नाम आ रहा होगा कि सर ये तो हम हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड इसको घुमाते हैं, है ना। तो ऐसे गोल गोल बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये जो गोल गोल न्यूक्लियोसोम्स तैयार होते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो जब ये न्यूक्लियोसोम तैयार होते हैं बच्चों, इनकी फर्दर कॉइलिंग होती है। क्या होती है? फर्दर कॉइलिंग। और फर्दर कॉइलिंग से ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सॉलिनॉइड स्टेज आती है, सुपर, ये नहीं पढ़ना है इतना डिटेल, बस ये याद रखना है एनसीईआरटी में दिया है। क्रोमैटिन तैयार होता है, कलर्ड कंपाउंड, और क्रोमैटिन से बनता है बच्चों क्रोमैटिन फाइबर, जो कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमोसोम में। कब? जब हमारा सेल डिवाइड करता है, और अपने डिवीजन के कौन से स्टेज में होता है? मेटाफेज स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में बच्चों? मेटाफेज जब स्टेज में होता है, तब जाकर आपको ये मालूम चलता है कि इस तरीके से पूरे हमारे इतना जो आपको क्रोमोसोम दिखता है ना, ये जो आपको क्रोमोसोम दिखाई देता है इतना छोटा सा आसान से, ये जो आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये क्रोमोसोम बल्कि इस तरीके से बना होता है, यहाँ ये सोलिनॉइड स्टेज और ये सब चीजों से मिलकर, ठीक है, कॉइलिंग की सुपर कॉइलिंग, ये डीएनए, ये पूरा आपका इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म है कि हमारा डीएनए किस तरीके से क्या होता है? सुपर कॉइल्ड होता है। अच्छा बच्चों, एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए, ये जो फर्दर मैंने कॉइलिंग कराई वो तो प्रोटीन से हिस्टोन, बच्चों फर्दर कॉइलिंग के लिए कौन जरूरी होता है? कि फर्दर कॉइलिंग जो होती है डीएनए मॉलिक्यूल की, तो फर्दर कॉइलिंग कौन कराता है? तो फर्दर कॉइलिंग जो डीएनए की कराता है, उसके लिए बच्चों होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बच्चों पाए जाते हैं, एनएचसीपी, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, इनके मैं अगर दो एग्जाम्पल दे दूं आपको, एक पॉलीकोम नाम का प्रोटीन होता है, एक बच्चों हमारे पास और होता है स्कैफोल्ड प्रोटीन। नाम है इनके नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के। तो ये जो फर्दर फोल्डिंग हो रही है ना, ये क्रोमैटिन और ये क्रोमैटिन फाइबर और वो सोलिनॉइड स्टेज, फर्दर फोल्डिंग के लिए बच्चों ये जरूरी होते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन फाइबर बना, क्रोमैटिन फाइबर नाम दिया था बच्चों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नहीं खाली फ्लेमिंग याद रखेंगे नाम, ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था। इसके बाद बच्चों आपसे कुछ सवाल ये पूछे जाते हैं, तो डीएनए जो फाइनली उसने क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन बनाया बच्चों, ये क्रोमैटिन खुद दो टाइप का होता है। एक का नाम होता है हेट्रोक्रोमैटिन, और बच्चों दूसरे का नाम होता है यूक्रोमैटिन। तो एक होता है बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा क्या होता है? यूक्रोमैटिन। ये दोनों क्या चीजें हैं? तो पूछा जाता है सवाल, तो वो ये है कि जो यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन होता है ना बच्चों, तो इसमें से यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू क्रोमैटिन का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए का टुकड़ा जो आरएनए बनाएगा। और डीएनए से आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन कराए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो होता है वो होता है यू क्रोमैटिन, ट्रू वाला। और ये भाई साहब जो होते हैं ये डीएनए से आरएनए नहीं बनाते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शनली ये कैसे होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली बच्चों ये होते हैं इनएक्टिव। कैसे होते हैं ये? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ये डीएनए से आरएनए नहीं बनाते हैं, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन को बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये बच्चों पता है कैसा दिखाई देता है? ये हमें डार्क कलर का दिखाई देगा, डार्क स्टेन दिखाई देगा। और यूक्रोमैटिन जो होता है बच्चों, ये हमें लाइट स्टेन दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को ये पैकेजिंग समझ में आई। एक जगह इकट्ठा कीजिए इसको। जो बच्चों पैकेजिंग होती है उसमें आपको ये अल्फाज मालूम होता है कि डीएनए क्या होता है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो उसको पैक करने के लिए, उसको कहीं इकट्ठा करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड चाहिए होता है, वो प्रोटीन से मिल जाता है। अब जो प्रोटीन्स पर पॉजिटिवली चार्ज वो जब अटैच होगा तो उससे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हमने प्रोकैरियोट्स में उसको नाम दे दिया न्यूक्लियोइड, वो जो एक स्पेशल एरिया होता है। यूकैरियोट्स में कुछ स्पेशल चीज होती है कि वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं सर, कॉइलिंग के लिए, न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए, बीट्स ऑन स्ट्रिंग जो 3.3 × 10⁷ थे। उसके अलावा बच्चों क्या होता है
फर्दर कॉइलिंग के लिए हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए, जिसमें आपका स्कैफोल्ड प्रोटीन आ गया, उसके अलावा हमारे पास पॉलीकोम नाम का प्रोटीन आ गया। बच्चों ये सब प्रोटीन्स मिलकर हमारे पास क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अलावा क्रोमैटिन फाइबर, ये सारी चीजें बनाकर हमें दे देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। सेलिएंट फीचर्स में हमने क्या देखा, डीएनए बच्चों एंटी पैरेलल होता है। डीएनए में हमने देखा एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, हमने देखा टाइप्स ऑफ डीएनए, हमने देखा एक बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होता है, कितने एंगल पर होते हैं। फिर हमने देखा क्या बच्चों, एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।